आपका स्वागत है हेल्थ गुरु में। मैं हूं डॉक्टर आकांक्षा। ब्रेन स्ट्रोक एक खतरनाक बीमारी है और जिसके लिए तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है। इसलिए भयंकर बीमारी के बारे में जागरूक होना और इसके लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। हर साल 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे हम मनाते हैं। ब्रेन स्ट्रोक क्या है, क्यों होता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बतौर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं अपोलो हॉस्पिटल से न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभय भागवत और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अंघा भागवत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सर, सबसे पहला सवाल आपसे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और क्यों ये आता है? देखिए, ब्रेन स्ट्रोक या जिसको हम सरल भाषा में पक्षाघात या लकवा कहते हैं, ये दिमाग को पहुंचने वाली खून की नलियों में थक्का जमने से या अवरोध जमने से या फिर उनके फटने से होता है। ये जो खून की धमनी से होता है, ये जो खून की धमनियों के फटने के कारण जो स्ट्रोक होता है उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और जो खून की नलियों में अवरोध उत्पन्न होने से जो स्ट्रोक होता है उसको हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। तो आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे पे हम लोग इस्केमिक स्ट्रोक की बात करेंगे, हेमरेजिक स्ट्रोक की बात नहीं करेंगे। जी सर, आपने जैसे बताया कि हम स्ट्रोक की बात कर रहे हैं, तो स्ट्रोक के कुछ लक्षण दिखते हैं क्या? पहले से कुछ आइडिया हमको होता है, ये हम आपसे जानेंगे। पर पहले मैडम आपसे जानना चाहते हैं, जैसे सर ने दो स्पेसिफिक चीजें हमें बताई, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कि इस्केमिक स्ट्रोक मतलब कि खून वहाँ पहुँचना बंद हो गया है, और हेमरेजिक स्ट्रोक मतलब ये होता है कि धमनियाँ फटने की वजह से खून बाहर आ गया है। पर दोनों ही परिस्थितियों में ब्रेन की सेल्स को चोट पहुंचती है, और ब्रेन की सेल्स की तकलीफ जो होती है उसकी वजह से ही हमारा पक्षाघात या लकवा होता है। जी, किसी भी कारण से अगर ब्रेन वहाँ ऑक्सीजन या एनर्जी नहीं पहुंचा पाता है तो ये लकवा होता है। जी, आमतौर पर ये देखा गया है कि लकवे की शिकायत जो है वो ठंड के समय में ज़्यादा होती है। इसकी क्या वजह है? और सर, जैसा कि हमने आपसे पूछा कि लक्षण क्या होते हैं, ये दोनों चीज़ें हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं और ठंड में इसके होने की वजह क्या है। देखिए, लकवा या पक्षाघात या स्ट्रोक के जो लक्षण हैं, ऐसी कोई भी लक्षण जो आपको अचानक या तुरंत आप में आए, जैसे उदाहरण के लिए अचानक जीभ लड़खड़ाना या बोली में परिवर्तन होना, चेहरा एक तरफ चला जाना, हाथ पैर में सुन्नता या हाथ पैर में कमजोरी आ जाना, अचानक एक आंख से दिखना या एक तरफ दिखना कम हो जाना, चलते चलते आपकी चाल लड़खड़ाना या जोर से चक्कर आके गिर जाना, अचानक अपनी याददाश्त खो बैठना या जिसको हम कहते हैं एक भ्रम हो जाना, बुलावा हो जाना या कंफ्यूज हो जाना, ये सारे लकवे के लक्षण हो सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लकवा तुरंत आता है। लकवा ऐसा धीरे धीरे स्टेजेस पर नहीं आता। आप अभी साधारण बैठे हैं और चंद सेकंड बाद इनमें से कोई भी लक्षण आप में आ सकता है, और ऐसा यदि होता है तो ये मान लीजिए कि वो लकवे का ही दौरा है। जी सर, जैसे ही हमें ये आभास हो जाता है कि हमारे शरीर का कुछ हिस्सा जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, और जिस तरह से आपने बताया कि ये जो लक्षण आपको नजर आ रहे हैं, तो फिर पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? हम मरीज को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं या हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उस समय होगी? ये बात हम पहले मैडम से जान लेते हैं। कि सबसे पहले ये है कि लकवे के लक्षण पहचानना ही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। वही छूट जाता है कि खास तौर में बच्चों में, क्योंकि बच्चे बोल नहीं पाते। अगर उनका हाथ सुन पड़ रहा है, हाथ उठा नहीं पा रहे हैं, तो कई बार वो सिर्फ रोते रहते हैं। ये पहचानना कि उनमें वो वीकनेस आ गई है। अगर हम ये पहचान लेते हैं तो तुरंत हमें बिना समय गंवाए अपने नज़दीकी अस्पताल में पहुंचना चाहिए और एक चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। जी, आपकी तो विशेषज्ञता है मैडम बच्चों पर। आपसे ये जानना चाहते हैं मैम कि कई बार ऐसा होता है कि ठंड के समय जो हम ठंडे ठंडे पानी से चेहरा धोते हैं, उस समय भी हमें ये आभास होता है कि हमारे शरीर का कुछ हिस्सा जो है प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो क्या ये भी लक्षण जो है हम इसे लकवे का लक्षण माने? उसमें यह होता है कि ठंड के मौसम में वैसे ही आपको जो है बाहर का टेम्परेचर कम होने से आपकी जो चमड़ी की जो नसें धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ी हुई होती है, ताकि शरीर को आपका तापमान बचा के रखना है। तो वैसे भी आपको हाथ पैर में थोड़ा सा सुन्नता का अनुभव होता है जी, और खास तौर पे आप जब ठंडे पानी में हाथ डालें। दूसरी है कि ठंड में आपने जैसे पूछा कि लकवे ज़्यादा क्यों होते हैं, तो उसमें ये होता है कि खून थोड़ा सा गाढ़ा होता है और उसका प्रवाह थोड़ा धीमा होता है।
तो हमेशा ध्यान रखिए, लकवे के जो चिन्ह होते हैं वो किसी एक तरफ होते हैं। दोनों हाथों में एक साथ होना आमतौर पे लकवे में नहीं पाया जाता, पर एक हाथ में होना और शून्यता के साथ साथ हाथ में कमजोरी आना या जबान लड़खड़ाना, पैरों में कमजोरी आना, ये जो है ये लकवे के लक्षण माने जा सकते हैं। जी सर, मुंह का टेढ़ा होना तो एकदम एग्जैक्टली पकड़ में आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो साइलेंट स्ट्रोक होता है जिसमें हम ट्रेस आउट ही नहीं कर पाते कि ये लकवे का ही लक्षण है। उस स्थिति में हम कैसे जाने और क्या जानकारी हमें चाहिए इसे जानने के लिए? देखिए, मैंने बताया ना कि कोई भी लक्षण यदि आप में आता है, और ये जो महत्वपूर्ण लक्षण 5-7 ही होते हैं जो लकवे के होते हैं, मैं एक बार फिर उनको दोहरा देता हूँ कि अचानक मुंह का टेढ़ापन, जबान लड़खड़ाना, हाथ पैर में शून्यता या कमजोरी आना, आपका बैलेंस जाना, चक्कर आना, और अचानक एक आंख से दिखना या एक तरफ का दिखना कम हो जाना, आपको जिसको कहते हैं अचानक विस्मृति हो जाना, या जिसको कहते हैं आपकी मेमोरी चली जाना, या आप किसी जगह बैठे और वहाँ पे अचानक आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके आसपास क्या चल रहा है, आप कौन है, या अचानक आप कुछ बोलना चाहते हैं और आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, या कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो लक्षण हैं जो अचानक आते हैं, ये सारे लकवे के लक्षण होते हैं। और आमतौर पे यदि इंसान अकेला बैठा हो तो भी बाद में जब वो उसका लकवा मान लो तुरंत ठीक हो जाता है तो उसको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जी डॉक्टर, आपने जैसा बताया कि हमको थोड़े बहुत सिम्टम तो समझ में आ जाते हैं और लकवे के जिस तरह के लक्षण है वो एक ही तरफ होता है शरीर के। अगला सवाल मैम आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चों में किस तरह के लक्षण हैं और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए? देखिए कि दिमाग के जिस हिस्से में खून का बहाव कम होता है उसके अनुसार सिम्टम्स आते हैं या लक्षण आते हैं, पर बच्चों में ये फर्क रहता है कि ब्रेन पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता है। बच्चा अभी चलना ही नहीं सीखा है, जैसे 1 साल का बच्चा, तो उसके हाथ पैरों में सुन्नपना या हाथ पैरों की कमजोरी पकड़ना मुश्किल होता है, या जैसे अभी बोलना ही नहीं सीखा, तो अगर जैसे अफेजिया या जो स्पीच की प्रॉब्लम से या बोलना न बोलने की जो समस्या बड़ों में आराम से देखी जाती है वो बच्चों में पहचानना मुश्किल होता है। तो बच्चे 1 साल के नीचे के जो बच्चे हैं वो सबसे पहले बहुत चिड़चिड़े और रोते रहते हैं। और इसी समय में एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो बच्चों के लकवे होते हैं वो न सिर्फ पहले दिन से शुरुआत होते कि कई बार वो जन्म के कुछ हफ्ते पहले माँ के कोख में ही लकवा हो जाता है। तो वो कई बार डिटेक्ट करना जब होता है कि जब बच्चा चारों हाथों पैरों पे क्रॉल करना शुरू करता है या घुटने चलना शुरू करता है, तब देखता है कि एक पैर घसीट रहा है। तब 6-7 महीने बाद पता पड़ा कि इसको तो जन्म से ही लकवा था और अब जाके ये हाथ पैर की कमजोरी हमें पकड़ रहे हैं। तो बच्चों के लक्षण कभी कभी देर से समझ आते हैं और बच्चों की लक्षण समझने के लिए माता पिता का और चिकित्सक का ऑब्जर्वेशन मेन रहता है। पर जैसे जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, 10-12 साल के, जो अपनी बातें बोल सकते हैं और अपनी समस्या अच्छे से बता पाते हैं, तो उनके लक्षण और बड़ों के लक्षण एक जैसे हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेस, आर्म और स्पीच। मतलब चेहरे में कमजोरी, हाथ या पैर में कमजोरी और बोलने की कमजोरी, ये 3 मेन लक्षण होते हैं। इसके अलावा जैसे सर ने बताया कि बैलेंस और कंफ्यूजन, जी, ये बच्चों में मिलता है। जी मैम, जैसे कि आपने बताया कि गर्भ में भी इस तरह के स्ट्रोक का खतरा बना रहता है, तो अगला सवाल भी आप ही से है कि यदि वो स्ट्रोक से आ चुका है और ये हमें लक्षण दिख रहा है, तो क्या इसकी ये विकलांगता कभी ठीक हो पाती है? नहीं, पर ये जो विकलांगता है इसको अगर हम सही समय पकड़े तो इसकी कमजोरी जो है वो बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। और ब्रेन प्लास्टिक होता है, मतलब एक हिस्सा अगर डैमेज हो गया है तो उसका दूसरे आसपास का हिस्सा वो काम कर लेता है। पर इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया और कितनी हद तक उसमें डैमेज हुआ है। तो इसलिए हर बच्चा अलग होता है।
एक ही आर्टरी में अगर तकलीफ होती है दो बच्चों में, तो दोनों बच्चे अलग अलग तरीके से आगे की विकलांगता दिखाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, कारण और उसके उपचार के विषय में, और आज हमारे साथ अपोलो हॉस्पिटल से दो एक्सपर्ट्स हैं। तो चलिए अपनी बातों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अभय, अब आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है? देखिए, रिस्क फैक्टर में जो है हम दो तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं जिसको हम कहते हैं ऐसे रिस्क फैक्टर, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम बदल नहीं सकते। इसमें दो महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो होती है आपकी उम्र, जैसे स्ट्रोक की जो केसेस मिलते हैं हमको 60-70 की उम्र के बाद ज़्यादा मिलते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति को एक बार स्ट्रोक या लकवे का दौरा हुआ है तो उसमें दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये दो ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो हम दूसरा कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, या ऐसे फैक्टर जिसको हम सुधार सकते हैं, बदल सकते हैं। उसमें महत्वपूर्ण होता है आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, डायबिटीज़, आपकी खान पान, आपका जीवन शैली, एक्सरसाइज या नियमित व्यायाम करना, धूम्रपान या शराब का सेवन ना करना, ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और आपकी यदि कोई आपको दवाइयाँ दी हुई हैं और पहले भी आपको कोई लकवे की दवाइयाँ चल रही हैं या कोई ब्लड प्रेशर डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, तो दवाइयों को नियमित लेना। तो ये जो है, इससे आप जो है मैं कहता हूँ ये मेजर रिस्क फैक्टर रहते हैं, या उससे आप बच सकते हैं, इनका भी आप ध्यान रखें तो। जी डॉक्टर अनघा, अब आपसे सवाल है अगला कि जब नवजात शिशु को इस तरह के कोई सिम्टम दिखते हैं तब, या फिर जब गर्भवती होती है महिला, उसको किस तरह की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए ताकि उस स्ट्रोक से बचा जा सके? कि स्ट्रोक से अगर गर्भवती महिला के आखिरी हफ्तों में अगर परेशानियां होती है, इन्फेक्शन होता है या बुखार आता है, और जन्म मतलब जब जन्म बच्चे का होता है कि डिलीवरी होती है, उस समय के इन्फेक्शन और उस समय की कोई चोट उसको लगती है, तो उसकी वजह से बच्चे को लकवा होने की संभावना रहती है। तो सबसे उपाय जो हम कर सकते हैं कि अच्छी इंस्टीट्यूट में डिलीवरी, किसी भी ट्रेंड मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में उसकी गर्भावस्था और डिलीवरी हो। दूसरी चीज़ है, कुछ इनहेरिटेड डिजीजेस होती है जो अगर माँ में होती है, जिससे खून गाढ़ा होता है, तो उसकी वजह से बच्चे को स्ट्रोक होने की शक्यता रहती है। तो वो पहले से अगर पता हो तो उसका इलाज ठीक से करें। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि जब ब्रेन स्ट्रोक मरीज को हो गया है, उसका उपचार होता है, तो क्या वो सामान्य जीवन फिर से जी सकता है? क्या ट्रीटमेंट आज के दौर में इतना स्ट्रॉन्ग है कि वास्तव में उसे वापस से फिर से सामान्य जीवन जीने की उम्मीद वो रख सकता है? देखिए, एक जो रिवोल्यूशनरी ट्रीटमेंट मैं कहूँगा, जिसे क्रांतिकारी ट्रीटमेंट कहेंगे, वो है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर है, उसको हम कहते हैं क्लॉट बस्टर। जैसा लकवे का मैंने आपको बताया था कि धमनी में अवरोध होने से या थक्का जमने से इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं, तो ये जो इंजेक्शन है, ये यदि हमको एक निश्चित समय 4.5 घंटे के अंदर यदि दिया जाए तो ये उस थक्के को गला सकता है, उसको ख़त्म कर सकता है। और जितना जल्दी हम इस इंजेक्शन को देंगे उतना ही हम ब्रेन की कोशिकाओं को बचा पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं कि यदि ब्रेन को 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन या ग्लूकोज का सप्लाई कट जाए तो उसकी लगभग 10 से 15 लाख कोशिकाएं मर जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि समय का कितना महत्वपूर्ण, इसलिए हम इस समय को कहते हैं टाइम इज ब्रेन, या उसको कहते हैं गोल्डन आवर्स या गोल्डन पीरियड। कि जैसे ही आपको लकवे के लक्षण पता चलते हैं, तुरंत नज़दीकी स्ट्रोक सेंटर पहुँचे और ये इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों में 1 घंटे के अंदर इंजेक्शन लग जाता है, उनमें सामान्य होने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। जी सर, एक लंबे समय से जो पुरानी विचारधारा चली आ रही है, लोगों को लगता है कि आप वो कैरोसिन पिला दीजिए, मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, उससे भी इससे बचा जा सकता है या ये बहुत कारगर होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब बातें बेकार हैं, और ये सिर्फ कैरोसिन तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा बहुत सारे जो हमारे मिथ्स और प्रैक्टिस, जैसे कबूतर का खून लगाना, कुछ मालाएं पहनाना, या कुछ बाबा और इसके चक्कर में पड़ना, ये सब अभी आज भी होता है जी। लेकिन मेरी एक मतलब जिसको कहना चाहिए एडवाइस है कि इस तरह के किसी भी चीज़ में ना पड़े, और ये आपका जो स्ट्रोक सेंटर में जाके
तुरंत पहुँचे और ये इंजेक्शन यदि आपको लग जाए तो ये संभावना आपकी बढ़ जाएगी कि आपकी डिसेबिलिटी, इसको हम कहते हैं, या लकवे के कारण जो आप में जो हानि हुई है उसको कम किया जा सकता है। जी डॉक्टर अनघा, अगला सवाल आपसे, जिस तरह से बड़ों के लिए गोल्डन 4 आवर्स है, वैसे ही क्या बच्चों के लिए भी है? क्या उसी तरह के डोज क्या बच्चों को भी दिए जाते हैं? ये अभी तक क्लियर गाइडलाइंस अभी भी विश्व की संस्थाएं दे नहीं पाई है कि किस डोज में और कब देना चाहिए। पर अगर बच्चा बड़ा हो, धमनी का साइज ठीक हो और 4.5 घंटे के अगर आ जाए और क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो एक व्यक्तिगत, मतलब हर व्यक्ति या हर मरीज के अनुसार डिसीजन ले सकते हैं और ये इंजेक्शन दे सकते हैं, पर अभी भी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस आई नहीं है। जी डॉक्टर अभय, अगला सवाल आपसे है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि ब्रेन स्ट्रोक के बाद यदि सही समय पर ट्रीटमेंट हो गया तो फिजियोथेरेपी से बहुत जल्दी रिकवरी होती है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, फिजियोथेरेपी से होती है, क्योंकि ब्रेन को हम प्लास्टिक कहते हैं, प्लास्टिसिटी होती है ब्रेन में, कि ब्रेन का एक भाग यदि थोड़ा सा डैमेज हो जाता है तो उसके आसपास के कुछ हिस्से उसका काम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आप वहाँ तक संवेदना नहीं पहुँचाएंगे या जिसको कहते हैं सेंसेशन नहीं पहुँचाएंगे तो ये भाग पूरी तरह से काम उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज तो ये है कि जैसे ही आपके लकवे का प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है, मरीज का सब ब्लड प्रेशर, शुगर सब स्टेबल हो जाते हैं, जितना जल्दी आप फिजियोथेरेपी चालू करें उतना मरीज को उससे फ़ायदा पहुँचेगा। जी मैम, अगला सवाल आपसे है, हमारी जो लाइफस्टाइल बहुत तेजी से बदली है, तो हमने देखा है कि बुजुर्ग ही नहीं, जो पहले तो बुजुर्गों में ये शिकायत हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चे और यंगस्टर्स भी इसके शिकार हो रहे हैं। तो क्या हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान इसके लिए जिम्मेदार है? एक हद तक होता है, पर ये समझना जरूरी, बच्चों में जो समस्या होती है स्ट्रोक की और एडल्ट्स में जो होती है वो अलग अलग होते, क्योंकि इसमें जो एथेरोस्क्लेरोसिस या जो लिपिड की परत जो जमती है धमनियों में, वो बच्चों में नहीं जमती। इसमें धमनियों के जो विकार होते हैं कि धमनियां पतली हो जाना, धमनियों की 2 लेयर्स अलग अलग हो जाना, उसकी वजह से खून की थक्के दबना या हार्ट की कोई अंदरूनी प्रॉब्लम होना जिसकी वजह से खून ठीक से पंप नहीं हो रहा है, धीरे धीरे पंप हो रहा है, इसकी वजह से हार्ट में बड़ा सा थ्रोम्बस बन रहा है और उसमें से छोटे छोटे थक्के ब्रेन में आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का जो रोल एडल्ट स्ट्रोक में है उतना बच्चों की नहीं, पर उसमें जो इन्फेक्शन की वजह से, स्पेशली चिकन पॉक्स जैसे इन्फेक्शन, उसके बाद होने वाले रोग है, लकवे है, उनको हम रोक नहीं सकते पर जल्दी पकड़ के इलाज कर सकते हैं और उनकी वजह से होने वाले लिक्वे की शिकायत की वजह से जो डिसेबिलिटी होती है उसको हम कम कर सकते हैं। इन धमनियों के इस विकार की जो पद्धति, जो लक्षण और जो कारण है वो स्पेशली हमको कोविड के बाद बहुत देखने को मिले हैं। जी, बच्चों में स्ट्रोक की मात्रा बढ़ गई थी। जी डॉक्टर अभय, आपसे जानना चाहेंगे कि डायबिटिक पेशेंट को इसका खतरा ज्यादा होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा था जीवन शैली और आजकल स्ट्रोक क्यों जल्दी हो रहे हैं, उसका जवाब मैं ये देना चाहूँगा कि अभी जो हमारी जीवन शैली में वाकई में बहुत परिवर्तन हुआ है और आप देखते हैं कि स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा है, खान पान बराबर नहीं है, नींद बराबर नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल ये बराबर नहीं होता, मोटापा बढ़ा हुआ है, व्यायाम कम करते हैं हम लोग। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये स्ट्रोक की रिस्क को हमेशा बढ़ाते हैं। इसमें डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का। डायबिटीज़ की वजह से आपकी धमनियाँ, यदि डायबिटीज़ कंट्रोल आपका अच्छा है, डायबिटिक होने के बाद भी आप नियमित रूप से आप दवाइयाँ लेते हैं, व्यायाम करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो आपकी रिस्क स्ट्रोक की काफ़ी हद तक कम होती है। लेकिन यदि आप डायबिटिक होने के बाद न तो खान पान का ध्यान रख रहे हैं, अपना स्मोकिंग या शराब का सेवन कर रहे हैं, दवाइयाँ बराबर नहीं ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप डायबिटीज़ की वजह से आपकी जो धमनियाँ हैं वो जल्दी खराब होती है और उसमें आपको थक्के बनने की संभावना और यहाँ तक कि ब्रेन हेमरेज, दोनों की रिस्क बढ़ जाती है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। हम आशा करते हैं कि जो भी दर्शक आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस विषय पर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और थोड़ी सी लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है ये भी जान गए होंगे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहना बेहद जरूरी है। यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारा परिवार स्वस्थ रहे तो अपनी जागरूकता के लिए सदैव तत्पर रहें। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।